अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान आए रोज़ महंगाई की बुलंदियों पर चढ़ता जा रहा है। आखिर इस महंगाई की वजह क्या है? गुज़िश्ता हुकूमतों में भी महंगाई चढ़ती जा रही थी और जो लोग अपोजिशन में बैठे हुए थे वो सब यही बात कर रहे थे कि जब महंगाई अपनी बुलंदियों को छूती है तो इससे ये जाहिर होता है कि वक्त का जो हुक्मरान है वो करप्ट है और चोर है। लेकिन आज जो लोग उस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए थे आज वही हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी वाले से हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है तहरीक रहबर तरक्की पार्टी के चेयरमैन जनाब आबिद गौरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जो महंगाई है इसको जांचने का पैमाना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके इस चैनल का कि आपने मुझे मौक़िफ़ पेश करने के लिए दावत दी। देखें, जब मुझे याद है अच्छी तरह कि जब हम कंटेनर के ऊपर खड़े थे और 14 अगस्त के दिन आज़ादी मार्च लाहौर से रवाना हुआ था और 2 से 3 दिन का सफ़र तय कर कर वो इस्लामाबाद पहुंचा था, तो हमें वहाँ पे बड़ा बतलाया गया था कि जब हुक्मरान चोर होता है ना जी, तो महंगाई होती है, जब वुज़रा करप्ट होते हैं ना तो महंगाई होती है। और लेकिन अब हम किसको ब्लेम करें यहाँ पे? जिसको हमारी मोहतरम इदारों ने सादिक और अमीन कहा है, अब हम उसको कहें कि वो चोर है, और या फिर इसमें हम अपनी आवाम का कसूर निकालें? तो ये 2 चीज़ें देखनी चाहिए यहाँ पे। अब महंगाई की एक डॉलर है कि इसको बताया जा रहा है कि डॉलर के महंगा होने से, डॉलर का रेट बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई आ रही है। देखिए, जब हुक्मरान चोर थे, जब हुक्मरान डाकू थे, जब हुक्मरान लुटेरे थे, उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब सादिक और अमीन अभी नहीं मुआवजे वजूद में आए थे, तो उस वक़्त लोगों की दस्तरस में थी चीनी ख़रीदना। लोग चीनी पत्ती, बल्कि मैं अक्सर 2018 में भी मैं तकारीर में ये बात करता था कि हम ऐसे पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि जिस पाकिस्तान के घर में चीनी और पत्ती की लड़ाई ना हो। आज देखें, हर घर में चीनी और पत्ती की लड़ाई हो रही है। लोग नई चीज़ें ख़रीद पा रहे हैं, उनकी कुव्वत से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं, वो अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर पा रहे। इतनी आपके मुल्क में इस वक्त महंगाई हो गई, और इसका पैमाना क्या है, इसको कैसे जांचा जाए? आप किसी से बात करते हैं तो हर कोई किराए का रस्तू बन के आ जाता है, बड़े बड़े दावे करने लग जाते हैं और वकील सफाई बनकर सामने आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा इनके गवर्नमेंट के पास क्या है। गरीब आवाम को हम देख रहे हैं, सफ़ेद पोश वाइट कॉलर जो है वो तो बेचारा अपनी ख्वाहिश भी एक पूरी नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों की डिमांड नहीं वो तो पूरी कर पा रहा। बिल्कुल ठीक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब भी महंगाई होती है तो हमारी जो गवर्नमेंट है या जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, तो वो साथ में ये कहते हैं कि देखें, आप फलाने मुल्क को देखें, वहाँ पे महंगाई हो रही है, आप यूरोप को देख लें, आप स्विट्ज़रलैंड को देख लें, आप अमेरिका को देख लें। तो जब महंगाई के दौरान ये बातें की जाती हैं कि आप इसको कंपेयर करें अदर कंट्रीज़ के साथ, तो मेरा सवाल ये है कि फिर जब तनख्वाहें देने की बात आती है, उजरत देने की बात आती है, तो तब क्यों पाकिस्तान को यूरोप के साथ कंपेयर नहीं किया जाता? देखिए, इक़्तिदार का माना होता है रियासत की रीढ़ को कायम करना। बदकिस्मती से हमारी ये जो हुकूमत है इस वक्त, ये रियासत की रीढ़ ही कायम नहीं कर पा रही अभी तक। 30,000 रुपये मंथली एक मज़दूर की इन्होंने तनख्वाह मुकर्रर की है, और मैं ऐसे बंदे से भी मिला हूँ जो एक दुकान से 9,000 रुपये ले रहा है। कहाँ पे 30,000 है, कहाँ पे 9,000 है? तो आप, और दूसरा इसके ऊपर सबसे बड़ी बात, इमरान खान साहब ने कहा है कि 2 लाख रुपए में तो गुजारा ही नहीं होता मेरा। तो अब जिसका 2 लाख में गुजारा नहीं हो रहा, एक आप ये देखें, ये बताएं कि एक आम आदमी जिसके पास उसके 4 बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके रिश्तेदारों का उसकी तरफ आमद जामद है, उसके साथ उठना बैठना यारों दोस्तों का, वो 30,000 में कैसे गुजारा करेगा एक आम नॉर्मल आदमी? सेकेंडली, तनख्वाहों की और यूरोप की बात की जाती है, क्या हमें पर घंटा पैसे मिल रहे हैं? इंग्लैंड में तो आपको पर घंटा डॉलर मिलते हैं जी, कि आपने अगर 1 घंटे मुलाजमत करनी है तो आपको $5 मिलेंगे, आपको $4 मिलेंगे।
सॉरी अमेरिका में, अगर आपने लंदन में काम करना है तो आपको 4 पाउंड फी घंटा मिलेंगे, 5 पाउंड फी घंटा मिलेंगे। ये एक तरीका मेरा यही क्वेश्चन है कि जब हम महंगाई की बात करते हैं तब तो हमें वहाँ की मिसालें याद आ जाती हैं, लेकिन उजरतों के टाइम क्यों नहीं वहाँ की मिसालें दी जाती, या वैसा सिस्टम पाकिस्तान में क्यों नहीं लेकर आते? ये जो हमारे 300 से 400 लोग हैं, ये नाअहल तरीन लोग हैं, और ये चाहते ही नहीं कि हमारी आवाम, ये चाहते हैं आवाम महकूम रहे। और जब तक आप और हम शख्सियत परस्ती का इतना सख्त हमारे अंदर ये बीमारी आ गई है शख्सियत परस्ती की, कि जब तक हम इस बीमारी को अपने ऊपर से, इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे ना, और हम शख्सियत परस्ती से नहीं निकलेंगे, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। देखिए मुशरिकीन मक्का क्यों हम उन्हें काफिर कहते थे, मुशरिक कहते थे? वो बुतों को पूजते थे। वो बुत कौन से थे? जो उन्होंने अपने बड़ों के बना रखे थे। दादे का बुत था, पड़नाने का बुत था, पड़दादे का बुत था। ऐसे ही आज हमने अपने इन जो हमारे सियासी कायदीन और अकाबरीन हैं, हमने इनको सियासी बुत बना रखा है। बस इन्होंने रात है, इन्होंने कहा दिन है, हमने कहना है जी कि दिन है, और दिन है, और उन्होंने कहा रात है तो हमने दिन को भी रात कहना है। ये बात है। दूसरे नंबर पे हम मिसालें यूरोप की देते हैं, हम मिसालें वहाँ की अपना अमेरिका की देते हैं। आपको मैं बताऊँ, गुर्बत में से बांग्लादेश ने 80 लाख लोगों को निकाला है, 80 लाख। और आज उसका आप अगर यहाँ पे पेट्रोल महंगा होता है तो फ़ौरन अरस्तू आ जाएंगे, वो आगे कहेंगे जी कि फ़लाँ मुल्क में 200 कुछ रुपए का है फ़लाँ। भाई उनकी इकॉनमी भी तो देखो कितनी मजबूत है, हमारी इकॉनमी देखो कितनी। एक तरफ आप कहते हैं मईशत मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ बाजार में चीनी 130 रुपये किलो मिल रही है। एक तरफ आप कहते हैं आपकी मईशत मजबूत हो रही है, आटा 80 रुपये किलो मिल रहा है। एक तरफ आप कहते हैं मईशत मजबूत हो रही है, 2.5 किलो घी का डब्बा 900 रुपये का मिल रहा है। एक तरफ आप कहते हैं मईशत मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ अंडे जो हैं 240 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। अब एक आदमी, गरीब आदमी जो 30,000 भी ले रहा है, वो बेचारा कहाँ से पूरी, फिर दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं। और फिर इस हुकूमत का तो ज़बरदस्त ये तरीका है कि जो भी वुज़रा यहाँ पे करप्शन करता है वो डायरेक्ट किसी, उसने पहले ही अपनी टिकट करवाई होती है और वो किसी न किसी मुल्क में जाके अपना ख्वाब खरगोश हो जाता है जी। तो फिर इस सब का हल क्या है? हर फर्द को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, हर नौजवान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मैंने पहले एक दफ़ा जिक्र किया अभी इसका कि शख्सियत परस्ती से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आज हमारा डिग्री होल्डर नौजवान भी जब शख्सियत परस्ती का ग़ुलाम होगा तो हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं? कैसे? अल्लाह कुरान में फरमाता है अपने कुरान पाक में कि मैं कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत ना बदले। बड़े वाज़िह अल्फाज हैं। हम हर फर्द को, हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा और आम आदमी को ग्रास रूट लेवल से अपना किरदार अदा करने के लिए आना होगा। अगर मैं ये कहूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो भी एक ग्रास रूट से उठी और आज इस हद तक पहुंची है, तो इससे पहले जो है पीपल पार्टी की हुकूमत थी, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, अब इमरान साहब की हुकूमत है, तो हर दफ़ा तो लोग तो चेंज कर रहे हैं हुकूमत को, लेकिन हालात नहीं चेंज हो रहे। आखिर ये हालात कैसे तब्दील होंगे? जो हमारी यूथ है या हमारी पब्लिक है, वो तो उन्होंने तो वोट चेंज कर दिया, पहले नवाज शरीफ साहब को दिया, अब इमरान खान साहब को दे दिया, वो भी इक़्तिदार में आ गए, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे। मुझे अपना मुजीब भाई अच्छी तरह याद है कि जब 2011 का 30 अक्टूबर का जलसा था यादगार पाकिस्तान में, इमरान खान साहब का, मैं ख़ुद भी उस जलसे में शामिल था और मैंने तकरीबन यादगार के सारे खान साहब के जलसे अटेंड किए थे। तो हमें एक बड़ी होप थी, पाकिस्तान के नौजवान को जितनी इमरान खान साहब से उम्मीद थी, ना नवाज़ शरीफ से उम्मीद थी, ना पीपल्स पार्टी से उम्मीद थी, ना किसी और सियासी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद थी। तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी थी जो नौजवानों की पार्टी थी, जिसमें नौजवानों ने अपने बुज़ुर्गों से लड़ाई लड़ी। लड़ाई ये नहीं कि दस्तों गिरे बाव में, यानी एक तकरार की, मुकालमा किया कि आएँ तहरीक इंसाफ को वोट दें। हमारी माएँ बहनें घर घर गईं, उन्होंने जाके तहरीक इंसाफ के लिए कंपेन की, तहरीक इंसाफ। और यकीन कीजिए कि जब आज़ादी मार्च था तो मैं उसमें ख़ुद शामिल था और मैं एक नारा लगाता था कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी। ये मैं खुद नारा लगा रहा होता था। किस चीज़ से आज़ादी? करप्शन से आज़ादी, लाकानूनियत से आज़ादी। एक ऐसी रियासत जिसमें इंसाफ का बोलबाला हो, एक ऐसी रियासत जो वाकई फलाही मुमलिकत हो, एक ऐसी रियासत कि जिसकी ताबीर के लिए हमने खून की लाइन अबूर की, एक ऐसी रियासत जिसको अबूर करते ही सार हमारी माओं ने, बहनों ने, बुज़ुर्गों ने बोसा दिया, और जिस रियासत को
हासिल करने के लिए कुओं में नौजवान बहनों ने छलांगे लगाई, जिस बच्चे यतीम हुए, माएँ बेवा हुई, बुजुर्गों के सहारे छीने के, हम ऐसी रियासत के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आप यकीन करें, मैं वाकई चाहता था कि ऐसी रियासत हो, लेकिन और मुझे यकीन था कि जब इमरान खान आएगा ये जो गंदले पानी की नहरें हैं ना, ये दूध और शहद की हो जाएंगी। लेकिन खान साहब आए हैं, ठीक है 90 दिन में ऐसी कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन 3 साल का अरसा हो गया है। आप 3 साल, हमें नवाज शरीफ के दौर का नहीं पता, हमें पीपल्स पार्टी के दौर का नहीं पता, हम उनको हमें बताया गया वो चोर हैं, हमें बताया गया वो डाकू हैं, हमें बताया गया वो लुटेरे हैं, हमने माना वो डाकू चोर लुटेरे। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की नाअहली की वजह से वही डाकू, वही चोर, वही लुटेरे दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमें बताया गया कि वो चोर है, डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो और आपने सब कहा पे यकीन के लिए, तो क्या ये अंधी तकलीद नहीं हो गई? देखें, उस वक्त आप कह सकते हैं कि आंधी तकलीद थी और हमने की है, और पाकिस्तान के तकरीबन 64% आबादी है नौजवानों की, तो 50% नौजवानों ने ये आंधी तकलीद की थी। आप उस पार्टी का हिस्सा भी रहे, अब आपने अपनी जो है पार्टी बनाई, आप उसके चेयरपर्सन भी, आपके पास एक स्ट्रक्चर तो होगा कि अब जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, गरीबों का जो खून जो है ये चूस रहे हैं ये इदारे, तो क्या आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके बाद आप कहेंगे कि बाकी के पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली आएगी, महंगाई कम होगी? देखें, आपने बड़ा गहरा और ज़बरदस्त सवाल किया और फंसाने वाला सवाल किया है, मैं इसको ये कहूँगा। बात यह है कि आप बड़ी आसानी से महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बुनियाद होती हैं। बुनियाद क्या है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपने कदम मुबारक रखे थे, आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं 4 दिन के बाद इंसाफ के निज़ाम को कायम करूँगा या हम 5 दिन के बाद इंसाफ पर बात करेंगे। नहीं, आप जब मेज़बान अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे गए, आपने वहाँ पे फ़ौरन बैठते ही सार आपने इंसाफ के निज़ाम की बुनियाद रख दी थी। देखें, आपके मुल्क में बहुत से ऐसे, मैं जिक्र नहीं अभी करूँगा यहाँ पे, ऐसे वाक़यात हुए हैं खान साहब की हुकूमत में। आप खुल के जिक्र करें, कोई मसला नहीं, हम सेंसर नहीं करेंगे इंशाल्लाह इसे। नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूँ ना जी, कि इंसाफ का जिक्र किया। खान साहब ने कत्ल में बैठ के कहा था कि मैं आऊँगा और कैफरे किरदार तक इन लोगों को पहुँचाऊँगा जिन्होंने जुल्म किया। हमारे मुल्क में बेइंसाफ़ी इंतहा की है। फिर जो भी हुकूमत आती है उसकी ये कोशिश होती है कि लोकल बल्दियाती इलेक्शन ना करवाए जाएँ। लोकल बल्दियाती इलेक्शंस जो होते हैं ना, ये जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। 75% आपके जो मामलात हैं आपकी बल्दिया हल करती है। बिल्कुल ठीक। जब मैं आपको बताऊं कि ये रियासत की जिम्मेदारी होती है और यही निज़ाम उमर है। हमारी तहरीक रहबर तरक्की इंशाल्लाह इसी के ऊपर जद्दोजहद कर रही है कि हम इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे इस पाकिस्तान को, और वो निज़ाम लाएंगे जो निज़ाम उमर है, जो आज नॉर्वे, बेल्जियम, जिनकी हम मिसालें देते हैं यूरोप में, उमर ला के नाम से वो कानून चल रहा है। और आबिद साहब, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप रियासत के अंदर जो है आप एक हुक्मरानी की बात कर रहे हैं और आप इसकी जद्दोजहद भी कर रहे हैं। आखिर ये इस्लामी रियासत जिसका नारा इमरान खान साहब ने भी लगाया, आप भी कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी रियासत चाहता हूँ कि जो बिल्कुल इस्लाम के असूल, क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक हो। तो आखिर वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे आपके पास उसके लिए क्या प्लानिंग है कि जिसके तहत ये काम होगा? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो अक़वाल हैं, फरमुदात, वो हमारे लिए वो काफ़ी हैं एक रियासत की सिमत का तयन करने के लिए। और हमारे पास उसके बाद 73 का आइन है। आप आइन से कोई बाहर ना निकलें, आप आइन के अंदर रहते हुए खेलें, आप आइन के अंदर रहते हुए सारे मामलात करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे फिर बड़ी चीज़ जो है आपके पास, हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के साथ सबसे पहले इस्लामी रिपब्लिक लगता है, इस्लामी जमहूरिया बाद में आता है, पहले इस्लाम लगते हैं। और आपके इल्म में है आप कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह पे रखी गई है, और ला इलाहा इल्लल्लाह हमें कुरान से मिलता है। हम इंशाल्लाह अपने जो है कुरान और सुन्नत के इंशाल्लाह उससे रहनुमाई लेंगे। हम अपने मुल्क के जो हमारे तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा हैं, हम उनसे रहनुमाई लेंगे। आप हर शोबे से रहनुमाई लें, क्योंकि जब आप, एक क्वेश्चन है मेरा कि लेंगे या आप ले चुके हैं और एक स्ट्रक्चर बन चुका है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है कि अभी हमारी तहरीक
रजिस्टर्ड नहीं अभी हमने करवा, अभी हम अवामी राब्ता मुहिम कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो वो झूठ के ऊपर बुनियाद ना उसकी रखी जाए। आप जो भी बुनियाद रखें सच के ऊपर रखें, इंशाल्लाह आपको कहीं पे शिकस्त नहीं होती। मुझे याद है 23 मार्च को जब इमरान खान साहब ने जलसा किया तो बड़ी ज़ोरदार बारिश हुई थी। मैं उस वक्त भी खान साहब के साथ था। खान साहब ने कुछ 6 वादे किए थे, जिसमें से मुझे एक वादा याद है कि खान साहब ने कहा था मैं अपनी कौम से झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ छुपाऊँगा नहीं। तो देखिए, जो बुनियाद झूठ पर रखी जाती है ना, वो बिल्कुल कच्ची होती है, उसके ऊपर नहीं। हम अवामी राब्ता मुहिम अभी हमने चलाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक रहबर तरक्की के दोस्त बलूचिस्तान में बड़ी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह फैल रहे हैं वहाँ पे, ऐसे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में है, अपना सिंध में है, गिलगित बल्तिस्तान में, और जहाँ बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और नौजवान मायूस हैं, नौजवान चाहते हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए। और हमारा नारा भी यही है कि हम ये सियासत ही आम आदमी के लिए कर रहे हैं, और सियासत में हम आम आदमी को लाना चाहते हैं। मुजीब देखें, जब ग्रास रूट लेवल से तब्दीली आती है ना, वो असल तब्दीली होती है। ग्रास रूट लेवल से जो नौजवान क़यादत आएगी, वो क़यादत को पता होता है कि बाज़ार में दाल का क्या रेट है, बाज़ार में भिंडी तोरी गाजर और शलगम कद्दू का क्या रेट है, बाज़ार में पता होता है सेब अंगूर केले का क्या रेट है। पार्लियामेंट में मौजूदा जो हुकूमत है, क्या ये ग्रास रूट लेवल से नहीं आई? देखें, आप भी उन लोगों को गिन लें, मैं भी गिन लेता हूँ, सिवाय मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ, 5 या 15 लोग होंगे। इसके अलावा आप मुझे बताएं किसी भी जो भी पार्टी के मेंबर बैठे हैं उनमें कौन ग्रास रूट लेवल से है। वो जद्दी पुश्ती मरूसियत आपको पार्लियामेंट में नज़र आएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा जो हुक्मरान है या सरबराह, वो इस टाइम मुकम्मल तौर पर नाअहल हो चुके हैं या थे ही नाअहल, कि वो निज़ाम को नहीं कंट्रोल कर पा रहे या उनकी बात नहीं मानी जा रही। देखें, जब आपके इर्द गिर्द वो तबका और आप ये चीज़ सुनने के आदी हो जाएं कि सर सलामत रहें, सब ठीक है, सब अच्छा है, उस वक़्त आप किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकते, आप नाकाम ही हो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूँगा कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है। अब जिस तरह आपने देखा कि बिजली के बिलों में भी जो है होशराबा इन्होंने टैक्सेस का इजाफा कर दिया है, इसका हल क्या है और करना क्या चाहिए? यार देखें, इस वक्त किसी को समझ ही नहीं आने दी जा रही। अभी एक शोर पड़ा हुआ था कि मंथली बिल नहीं आया, कोई 7-8 दिन ऊपर हो गए तो उसको भी ऐड कर दिया गया है, और बिल जो 1000 रुपये आना था वो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। और कुछ 17% इन्होंने फिर बिजली के ऊपर, जो मेरी नज़र से गुजरी ये चीज़, टैक्स लगाया इन्होंने। तो ये चीज़ें आप टैक्स अमीर वो जो 2% तबका टैक्स वो कब दे रहा है? टैक्स तो सारा कोई रक्षा चलाने वाला दे रहा है, कोई सब्जी लगाने वाला दे रहा है, कोई फल लगाने वाला दे रहा है, कोई दिहाड़ी लगाने वाला दे रहा है। ये लोग बेचारे टैक्स दे रहे हैं, कोई लेफ बॉय की साबुन पे दे रहा है, कोई मेडिकेम की पेस्ट पे दे रहा है, कोई किसी पे दे रहा है। यानी आप टैक्स असल ले गरीबों से रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें, हमारे मुल्क की 90% आबादी को GDP इंडेक्स फलाना फलाना इन रेटों का, स्टॉक एक्सचेंज का नहीं पता। इनको आम सीधा लफ्ज़ में बताएं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये बताएं आप सीधा सीधा। आप इनको बड़े हिसाब देखें, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। वो अभी एक हमारे असद उमर साहब जो हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब ने उनसे कोई सवाल किया पेट्रोल के ऊपर, उन्होंने वो सारा बयान किया कि इस वक्त पेट्रोल के ऊपर भी गवर्नमेंट कम अज़ कम आवाम से अपने सारे खर्चे निकाल के 30 रुपये टैक्स ले रही है, 30 से 35 रुपये। वही जब हमने तो इनको सादिक, और हमने कहा यार इससे बड़ी बात कौन सी है कि अदालतों ने भी इनको सादिक और अमीन कहा है, बड़ा ज़बरदस्त सर्टिफिकेट मिल गया है हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने। तो ये हमारे तो कायद सादिक और अमीन है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि वही आपने पहले बात की कि आंधी तलकीद, हम तकलीद में इतना आगे चले गए थे कि हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी तो नाज़रीन, आपने महंगाई के ऊपर सूरत हाल के हवाले से तमाम तर बातें जानी, और इसका एक ही हल है कि जब तक अवाम खुद अपने हकूक़ के लिए उठ नहीं खड़े होंगे और अंधी तकलीद से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हालात का बदलना नामुमकिन है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान और रियल फेस मीडिया की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।